नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और CTET 2011 में जो इन्वायरमेंट का जो पेपर आया था वो किस तरीके से आया था उसको हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का नेचर किस टाइप का रहता है और कैसे हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उन्हें कैसे हल करना है। ठीक है, इससे का हमें अच्छा खासा आइडिया बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, हालांकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है। CTET 2011 का इन्वायरमेंट का ये पेपर है और यहाँ 61 जो है क्वेश्चन वहाँ से आप देखना शुरू करिएगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, ये देंगे और नहीं देंगे आप बिल्कुल जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये है और नहीं को बिल्कुल जो थोड़ा सा पेपर में उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी तो फिर भी आप इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे है और नहीं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहीं पर गड़बड़ हो जाया करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तीसरे नंबर पे है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और नंबर 4, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे भाई हम किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे। आप लोग ध्यान से ज़रा क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, रीड कीजिए और समझने की इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन। देखिए पहले ही दिया हुआ है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बड़ा बेतुका टाइप का, बहुत ही बेतुका है ना। कोई भी बच्चा भी बता सकता है इसका आंसर, है ना। आप क्या तुम जानवरों के लिए खाना लेके जाओगे, बच्चों को शिक्षा दोगे, है ना। गड़बड़ है। देखिए 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। और हमारे लिए क्वेश्चन 2 है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बीज और अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। पहला, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा। दूसरा रहा अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। नंबर 3, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। नंबर 4, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। क्या रहेगा भाई इसका सबसे बेस्ट आंसर आपके हिसाब से, जरा सोचिएगा। देखिए सबसे बेस्ट आंसर इसमें होगा नंबर 1, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अधिकतर CTET में देखा गया है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही अक्सर करके उत्तर होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये CTET का जो पेपर है 2011 का पेपर है और आगामी दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम भी है, तो आप उसको लेकर थोड़ा सा बी सीरियस। ओके, चलिए नंबर 3 पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे। और हमारे लिए जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं और मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिनमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। अब देखिए यहाँ बीमारियों का क्रम बताया उन खाने के हिसाब से। ठीक है, पहला नंबर 1 है मोटापा और स्कर्वी। नंबर 2 स्कर्वी और एनीमिया। नंबर 3 एनीमिया और रतौंधी। नंबर 4 मोटापा और एनीमिया। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, जिसमें अगर लौह तत्व की कमी है तो बात क्या होगी यहाँ पे जरा समझिए। नंबर 4 ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि डबल रोटी खा रही है, समोसे कटलेट खा रही है, ठूस ठूस के खा रही है मीरा, तो भैया उसको मोटापा बढ़ेगा। और
नंबर यहीं पे दिया हुआ है, देखिए लौह तत्व की कमी है। तो आपको मालूम है कि जो एनीमिया होता है, एनीमिया में लौह तत्व की कमी हो जाती है, और विटामिन B6 से भी एनीमिया होता है, और विटामिन B12 से भी एनीमिया होता है, और साथ ही विटामिन B9 से भी जो है एनीमिया होता है। 6, 3, 9 और 12 याद रखिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, इस चीज़ को याद रखें। B7 का बायोटीन होता है। खैर देखेंगे आगे, है ना। पहले देखिए नंबर 64वें नंबर का जो प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पर, इसको देखिएगा क्या है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए। शिक्षक को प्रश्न ये पूछ रहा है, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को। नंबर 1, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। नंबर 2, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नंबर 3, चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। नंबर 4, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। भाई इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा नंबर 2, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। देखिए ऑप्शन बड़ा भी है और सबसे सुटेबल आंसर यही होगा, ठीक है। इसलिए 64वें नंबर का प्रश्न जो है उसका उत्तर जो होगा नंबर 2 होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। फिर एक प्रश्न और आ रहा है, देखिए यहाँ पे 65 नंबर का जो प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, ठीक है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। नंबर 1, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। नंबर 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नंबर 3, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। नंबर 4, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। भाई क्या होगा इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्या होगा जरा ध्यान से पढ़िए। मानचित्र क्यों पढ़ाया जाता है। मानचित्र पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता का विकास करना, ये इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन, है ना, यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 हमारे लिए, है ना, और यहाँ पे 66, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्यों लाभ पहुंचाएगा भाई। नंबर 1 ऑप्शन क्या बोल रहा है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और क्या बोल रहा है, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना, ठीक है। नंबर 2, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। नंबर 3, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। नंबर 4, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका ये होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन में जो अनुभवों को इसलिए महत्व दिया जाता है कि बच्चे जो हैं अपने अनुभवों को वास्तविक संसार से जोड़ सकें, क्योंकि NCF 2005 मतलब नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005, वो यही कहता है कि बच्चों को, है ना, किताबी बोझ ना दिया जाए और बच्चों को जो है किताबी कीड़ा ना बनाया जाए, बल्कि उनके ज्ञान को बाहरी संसार से जोड़ा जाए और उनके व्यक्तिगत अनुभवों को तरजीह दी जाए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 67, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। नंबर 2, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नंबर 3, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अच्छा। नंबर 4, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, साफ साफ दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन पर,
है ना। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन 2 इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन भी है। सीटीटी में अक्सर देखा गया है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही उत्तर होता है। ये लगभग 80 से 85 क्वेश्चन के साथ ऐसा ही होता है। अगर बड़े ऑप्शन मिले तो आप धड़धड़ा के बिल्कुल पेल दीजिए, वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, पेलना ठूसना ऐसे पढ़ाते हैं, स्टाइल ऐसे ही अपन का, तो ऐसे ही पढ़ाएंगे अपन। बोले तो उत्तर क्या आएगा, बाबा जी का ठुल्लू। नो 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 नो, बाबा जी का ठुल्लू कैसे आएगा। 67 का 3 नहीं, 67 का 2 आएगा भैया। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। बात समझ में आ रही है प्यारे, यही इसका उत्तर होगा, बिल्कुल सही सही उत्तर है ये इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। किस उद्देश्य को लेकर जो है पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता। नंबर 1, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। याद कीजिए एनसीएफ 2005 बिल्कुल इसके विपरीत जा रहा है ना, एनसीएफ 2005 के विपरीत है ऑप्शन। नंबर 2, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। नंबर 3, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और नंबर 4, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, जो संज्ञानात्मक और मन संचालक कौशल के विकास में सहायक है। ठीक है, क्या होगा कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, जो संज्ञानात्मक और मन संचालक कौशलों के विकास में सहायक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 68 का जो है ऑप्शन नंबर 4 ये आपका बिल्कुल सुटेबल आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, यही है ना। इसको और कर लेते हैं जूम हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कहता है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, यानी बगुला नाम का पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला नंबर 1 भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नंबर 2 घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। नंबर 3 भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। वाह, हनी सिंह बन गया तो। नंबर 4 उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा जरा पसंद बताइए। क्या गाना पसंद करेगा, उसकी पीठ के ऊपर बैठकर गाना सुनना पसंद करता है? नहीं, इसका ऑप्शन होगा नंबर 1 भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बात समझ में आ रही है, क्या है ये, उसके परजीवी कीट को ये खाता है। फिर देखिए नंबर 70 मतलब हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना। नंबर 1 क्यों दिखाया जाता है, इसका निष्कर्ष है। नंबर 1 निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। उसके बाद जो है इसका ऑप्शन 2 है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतः क्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास कराता है। ठीक है। नंबर 3 बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। नंबर 4 टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसका सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या था कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना। क्या होगा कि भैया इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतः क्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ये इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते चलिए। देखिए ऑप्शन, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ठीक है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। नंबर 2 भी नहीं होगा, विद्यालय में बच्चों अनुभवों को बाहरी दुनिया। बिल्कुल नंबर 2 होगा। क्यों होगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये बिल्कुल
सही होगा। देखिए बाकी क्यों कट रहे हैं। नंबर 4 क्या बोलता है कि तकनीकी शब्दावली का आकलन। भाई बच्चा थोड़ी ना इतना सक्षम होगा कि वो तकनीकी शब्दावली का आकलन कर पाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें बेकार के ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। फिर हम लोग देखते हैं 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध। दत्त कार्य का मतलब होता है असाइनमेंट। ठीक है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों को निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नंबर 2, है ना। इस तरीके से आप देखिए नंबर 4 तक देखते चलिए, है ना। नंबर 2 को भी देखिए, दत्त कार्य अभिभावकों, इसको देखिए नंबर 3। देखिए अवसर, जहाँ भी आपको अवसर दिखे, है ना, इन्वायरमेंट का, अगर आप जब भी पेडागोजी हल करें और आपको अवसर जैसा कोई शब्द अगर कहीं नज़र आए, ठीक है, और जहाँ पर सृजनात्मकता जैसी कोई चीज़ समझ में आए, तो हमेशा वो उसका सही आंसर उस क्वेश्चन का माना जाएगा। और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ठीक है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, है ना, चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, ठीक, बच्चों में अनुशासन सुनिश्चित करने, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। देखिए सबसे सही ऑप्शन क्या होगा इसमें कि नंबर 1 और नंबर 3 को ध्यान से देखिए। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। और यहाँ नंबर 3 लिखा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन। जब यहाँ पे बच्चा जो है स्वयं सीखेगा तो ज़्यादा वो है उसके लिए बेनिफिशियर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 73 का जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेजी से क्या आ रही है, खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। नंबर 2, उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन 3 क्या बोलता है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो। बिल्कुल नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा इसका आंसर, जो नंबर 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये यहाँ इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 75 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 75 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ठीक है, ये एक डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है। एज ए टीचर आप क्या करोगे। नंबर 1, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बच्चों कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होगा भाई, जरा ध्यान दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्या होगा, जल्दी जल्दी सोचिए। देखिए नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं टीचर पर निर्भर करते हैं और टीचर को अलग अलग तरीके जो हैं क्लासरूम में अपनाने पड़ते हैं ताकि बच्चों का ध्यान केंद्रित रह सके और वो मनोरंजित होकर चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है, 76, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों
से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, एज ए टीचर आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, उसके बाद घर पहुंचने। देखिए पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा नंबर 4। कौन सा होगा? नंबर 4। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी करते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है ना। देखिए 2 बॉक्स बने हुए हैं, त्रिभुजाकार झोपड़ी टाइप के दिख रहे हैं आपको। क्या होगा? रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ठीक है, तो किस आधार पर इसने बांटा है ना। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 4, पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। क्या होगा? नहीं, इसका जो आंसर होगा वो नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक बॉक्स ऐसा है जिसमें अपघटित होने वाले पदार्थ हैं और दूसरा है अनअपघटित होने वाले पदार्थ। ठीक है, जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, कांच है, कभी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये, है ना। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे तो कुछ ऐसे नॉर्मल से प्रश्न हैं, कुछ में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ठीक है, चिपको आंदोलन सबको मालूम है, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। 1973 में चमोली के जो गोपेश्वर नामक गांव है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन? ये होगा हिन्नताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन 1 ही बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन 1। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे का हम कल देखेंगे। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, आराम से पढ़ेंगे और नहीं होगा तो आगे फिर जो है हम नेक्स्ट ईयर का भी जो है पेपर हम लोग देख लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम मित्रों।